नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज के हेडलाइंस। 23 अप्रैल को मना वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे। रियो डी जेनेरियो बना वर्ल्ड बुक कैपिटल। यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन में शामिल है भारत। भारत और सऊदी के बीच अंडर सी इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड कनेक्टिविटी की बनी योजना। 2023 में हुआ था समझौता। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड के तहत वैश्विक स्तर पर होगी इंटरकनेक्टेड ग्रिड। और विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया की ग्रोथ को लेकर किया अनुमान। भारत की ग्रोथ रेट के आंकड़े में की कमी। आईएमएफ ने भी कम आंकी भारत की ग्रोथ रेट। खबरों की शुरुआत से पहले जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए भीषण आतंकी हमले में मारे गए लोगों की दर्दनाक मौत पर स्टडी IQIS हिंदी की टीम गहरा शोक व्यक्त करती है। ईश्वर परिजनों को इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें। यह हमला न केवल अमानवीयता की चरम सीमा है, बल्कि हमारे देश की शांति और एकता पर भी सीधा प्रहार है। हम सरकार और सुरक्षा बलों के साथ खड़े हैं और उम्मीद करते हैं कि दोषियों को जल्द ही न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। 23 अप्रैल यानी आज का दिन दुनिया भर में वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे के तौर पर मनाया जाता है। इस दिवस का मकसद देश दुनिया के लोगों, विशेष तौर पर बच्चों में किताबें पढ़ने की आदत विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना है। ये दिन आधुनिक वक्त में और भी ज़्यादा अहम हो जाता है, क्योंकि आजकल लोग सूचनाएं हासिल करने के लिए डिजिटल स्रोतों का ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं। इस दिन के खास मौके पर यूनेस्को हर साल वर्ल्ड बुक कैपिटल का भी चुनाव करता है। साल 2025 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल के तौर पर ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो का चुनाव किया गया है। इसके अलावा 23 अप्रैल को कॉपीराइट डे भी मनाया जाता है। पहले आसान भाषा में कॉपीराइट का मतलब समझ लीजिए। देखिए, कॉपीराइट बौद्धिक संपदा यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का लीगल राइट है। क्रिएटर्स या फिर रचनाकारों को उनके साहित्यिक और कलात्मक कार्यों पर जो अधिकार हासिल होते हैं, उन्हें डिस्क्राइब करने के लिए कॉपीराइट का यूज किया जाता है। कॉपीराइट में पुस्तकों, संगीत, पेंटिंग, मूर्तिकला, फिल्मों से लेकर कंप्यूटर प्रोग्राम, डेटाबेस, विज्ञापन, नक्शे और तकनीकी चित्र तक को कवर किया जाता है। ऐसे समझिए कि जब आप कोई घर खरीदते हैं तो ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी मानी जाती है। रजिस्ट्री के जरिए आप घर पर अपना मालिकाना हक रखते हैं, लेकिन विचार जो कि आपके दिमाग में उपजते हैं, इन विचारों को आपने किताब का रूप दिया और पब्लिश करा दिया। ये आपकी बौद्धिक संपदा है। लेकिन कल को कोई इस किताब की स्टोरी में 2-4 लाइन की फेरबदल करके अपने नाम से छपवा दे तो आप क्या करेंगे? कैसे क्लेम करेंगे? इसी के लिए कॉपीराइट काम करता है। आसान शब्दों में कॉपीराइट कॉपी करने का अधिकार है, लेकिन ये अधिकार किताब की रचना करने वाले ऑथर का होता है। ऑथर से परमिशन लेकर ही किताब को कॉपी किया जा सकता है या उस पर फिल्म बनाई जा सकती है। कॉपीराइट एक फिक्स्ड टाइम के लिए दिया जाता है। एक वक्त के बाद कॉपीराइट एक्सपायर हो जाता है, फिर किताब पब्लिक डोमेन में आ जाती है। आपको बता दें कि साल 1952 तक बौद्धिक संपदा को संरक्षित करने के लिए कोई वैश्विक व्यवस्था नहीं थी। 1952 में यूनेस्को ने यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन अपनाया और यह संधि 16 सितंबर 1955 को लागू हुई। इसी के साथ बौद्धिक और रचनात्मक कार्यों, क्रिएटिव वर्क के लिए वैश्विक गारंटी के तौर पर कॉपीराइट मार्क को भी अपनाया गया। भारत ने यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन को 21 अक्टूबर 1957 को रेटिफाई किया था। भारत में यह संधि 21 जनवरी 1958 से लागू है। बीते दिनों भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब की यात्रा पर थे। इस दौरान प्रधानमंत्री ने इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड कनेक्टिविटी को लेकर घोषणा की। दरअसल भारत और सऊदी के बीच अंडर सी इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड कनेक्टिविटी की योजना है। ये केबल्स अरब सागर में गहराई में इंस्टॉल करते हुए आपस में कनेक्ट की जाएंगी। अंडर सी केबल्स के जरिए पावर ग्रिड्स को जोड़ा जाएगा। साथ ही सप्लाई और डिमांड के केस में इलेक्ट्रिसिटी को यूज किया जा सकेगा। जैसे कि जब भारत को जरूरत है तो सऊदी अरब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर सकता है, वहीं सऊदी अरब की जरूरत के दौरान भारत सप्लायर बन सकता है। देखिए, 2023 में भारत और सऊदी के बीच एक MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ था। इस समझौते के तहत दोनों देश इलेक्ट्रिसिटी इंटरकनेक्शन, पीक टाइम्स और इमरजेंसी के वक्त इलेक्ट्रिसिटी एक्सचेंज, नवीकरणीय ऊर्जा और ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन जैसे मुद्दों पर साथ मिलकर काम करेंगे। इस प्रोजेक्ट से भारत का स्टेटस एक ऊर्जा आयातक से ऊर्जा निर्यातक देश में बदल जाएगा। अभी भारत सऊदी अरब से तेल और LPG आयात करता है। तेल के मामले में सऊदी अरब भारत का तीसरा सबसे बड़ा स्रोत देश है। गौरतलब है कि 2018 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओसोवोक का कॉन्सेप्ट पेश किया था। ओसोवोक से क्या मतलब है? वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड।
इसके तहत वैश्विक स्तर पर एक इंटरकनेक्टेड ग्रिड की बात की गई है, जिससे देशों के बीच नवीकरणीय ऊर्जा की सप्लाई की जाएगी। ओसोवोक का कॉन्सेप्ट इस बात पर आधारित है कि सन नेवर सेट्स, यानी सूर्य कभी नहीं डूबता। मतलब यह कि जिस वक्त भारत में सूर्य की रोशनी हासिल नहीं हो रही, उस वक्त दुनिया के किसी देश को सूर्य की रोशनी मिल रही है। जब एक इंटरकनेक्टेड ग्रिड होगी तो सौर ऊर्जा का उत्पादन कभी भी नहीं रुकेगा। इंटरकनेक्टेड ग्रिड से ऊर्जा उत्पादन में लागत भी कम आएगी। ओसोवोक में ग्रिड का इंटरकनेक्शन केवल सौर ऊर्जा तक सीमित नहीं रहेगा, इसमें पवन ऊर्जा, जल विद्युत को भी शामिल किया जाएगा। भारत वर्तमान में नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार जैसे पड़ोसी देशों के साथ लगभग 4100 मेगावाट बिजली की लेन देन करता है। ग्रिड कनेक्टिविटी को लेकर भारत यूएई, ओमान, सिंगापुर और थाईलैंड के संपर्क में भी है। आपको बता दें कि अंडर सी ग्रिड कनेक्शन को सबमरीन पावर केबल्स के तौर पर जाना जाता है। ये विशेष केबल्स होती हैं जिन्हें अंडर वाटर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के लिए तैयार किया जाता है। ये एक जटिल और महंगी प्रक्रिया है। इसके इंस्टॉलेशन के लिए विशेष स्किल्स वाले पर्सनल्स की जरूरत होती है। अगर आप आईएएस की तैयारी करते हैं तो आपके पास है एक सुनहरा मौका। आईएएस की संपूर्ण तैयारी को ध्यान में रखकर स्टडी IQ लेकर आया है नया फाउंडेशन कोर्स, जिसमें आपको कराई जाएगी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी। फाउंडेशन कोर्स में आपको 1000 घंटों से ज्यादा की लाइव क्लासेस, 1-to-1 मेंटोरशिप, डेली करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज, सीसेट की क्लासेस, प्रीलिम्स और मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम तो मिलता ही है। साथ ही सबसे बड़ी सुविधा के तौर पर आपको मिलती है प्रीलिम्स पास करने पर पूरी फीस वापस की गारंटी। इसके अलावा टेस्ट में टॉप करने पर आपको हर महीने मिलेगा 11,000 रुपीज जीतने का मौका। तो तुरंत कीजिए अमृत लाइव कोड का यूज और जुड़िए सबसे कम प्राइस में हमारे बैच के गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड प्लान के साथ। अगर फिर भी कुछ कंफ्यूजन हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर दीजिए या फिर amrit@studiiq.com पर मुझे मेल कर दीजिए। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी FTII पुणे और सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट SRFTI कोलकाता को शिक्षा मंत्रालय ने डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है। यह दर्जा यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की सिफारिश के बाद दिया गया है। यूजीसी की वेबसाइट के मुताबिक डीम्ड यूनिवर्सिटी या डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी एक ही मीनिंग है। यूनिवर्सिटी के अलावा उच्च शिक्षा का कोई संस्थान या संस्थानों का समूह जो किसी विशिष्ट क्षेत्र में उच्च मानक का काम कर रहा हो, उसे यूजीसी एक्ट 1956 की धारा 3 के अंतर्गत यूजीसी की सलाह पर केंद्र सरकार द्वारा डीम्ड यूनिवर्सिटी घोषित किया जा सकता है। अब अगर आपको मन में सवाल आ रहा हो कि यूनिवर्सिटी और डीम्ड यूनिवर्सिटी में क्या फर्क है, तो उसका जवाब है कि दोनों ही डिग्री प्रदान करने वाले संस्थान हैं, लेकिन इनके एस्टैब्लिशमेंट का तरीका अलग अलग होता है। यूनिवर्सिटी की स्थापना यूजीसी एक्ट की धारा 2F के तहत केंद्र या राज्य के एक्ट के द्वारा की जाती है। वहीं डीम्ड यूनिवर्सिटी को केंद्र सरकार की अधिसूचना के द्वारा यूजीसी एक्ट 1956 की धारा 3 के तहत घोषित किया जाता है, जैसा कि FTII पुणे और SRFTI कोलकाता के मामले में किया गया। डीम्ड यूनिवर्सिटी के स्टेटस के बाद इन संस्थानों को डिप्लोमा के साथ साथ डिग्री प्रदान करने का अधिकार भी मिल जाएगा। साथ ही दोनों संस्थान NIRF रैंकिंग में शामिल होंगे। इसके अलावा इन्हें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत ABC यानी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के साथ इंटीग्रेट किया जा सकेगा। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट से क्या मतलब है? ये एक डिजिटल स्टोर हाउस की तरह है जिसमें मार्क्स और ग्रेड्स को स्टोर किया जा सकता है। इसमें विद्यार्थी का अपना डिजिटल अकाउंट होगा। विद्यार्थी ने जिस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एनरोल किया है वहां पर 50% कोर्स पूरा करना अनिवार्य है। उसके बाद का कोर्स वो किसी दूसरे कॉलेज या यूनिवर्सिटी से पूरा कर सकता है। इससे कई तरह के लाभ होंगे, जैसे स्टूडेंट मोबिलिटी, एकेडमिक फ्लेक्सिबिलिटी और विद्यार्थियों को अपने लर्निंग पाथ का चुनाव खुद करने का मौका मिलेगा। मान लीजिए कॉलेज के दौरान कोई विद्यार्थी अपने स्टार्टअप के आइडिया पर काम करता है या करना चाहता है, तो अपने ग्रेड्स को स्टोर करके अपने स्टार्टअप या ऐसे किसी विचार को समय दे सकता है। बाद में कोर्स वहीं से शुरू किया जा सकता है। शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक दोनों संस्थानों को डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलने से फिल्म और मीडिया शिक्षा में ज्यादा ऑटोनॉमी देखने को मिलेगी। आपको बता दें कि FTII की स्थापना भारत सरकार द्वारा 1960 में पुणे के तत्कालीन प्रभात स्टूडियो के प्रीमाइसेस में की गई थी। पहले इसे भारतीय फिल्म संस्थान के नाम से जाना जाता था। यह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का एक विभाग था। वर्तमान में इसे सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत एक एकेडमिक इंस्टीट्यूट का दर्जा हासिल है। वहीं सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान कोलकाता की स्थापना हुई थी 1995 में। भारत सरकार द्वारा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत यह एक स्वायत्त शैक्षणिक संस्थान है।
हाल ही में विश्व बैंक ने साउथ एशिया डेवलपमेंट अपडेट रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में भारत के ग्रोथ के अनुमान को 4 परसेंटेज पॉइंट कम आंका गया है। वैश्विक स्तर पर चल रही अनिश्चितताओं के मद्देनजर वर्तमान वित्त वर्ष के लिए भारत की ग्रोथ रेट 6.3% आंकी गई है, जबकि पहले के अनुमानों में विश्व बैंक ने वर्तमान वित्त वर्ष के लिए भारत की ग्रोथ रेट 6.7% आंकी थी। विश्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में वित्त वर्ष 2024-25 में ग्रोथ निराशाजनक रही, क्योंकि निजी निवेश में वृद्धि धीमी रही। वहीं पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार के लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाए। इससे पहले आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी भारत की ग्रोथ रेट में कमी आंकी है। आईएमएफ ने वर्तमान वित्त वर्ष के लिए भारत की ग्रोथ रेट 6.2% बताई है, जबकि जनवरी 2025 में आईएमएफ ने आंकड़ा 6.5% के करीब बताया था। विश्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक अर्थव्यवस्था में बढ़ती अनिश्चितता के चलते दक्षिण एशिया की विकास की संभावनाएं कमजोर हुई हैं। इस क्षेत्र के अधिकांश देशों की ग्रोथ रेट के अनुमान कम कर दिए गए हैं। 2025 में दक्षिण एशिया की ग्रोथ रेट का अनुमान 5.8% के करीब लगाया जा रहा है। आइए देखते हैं आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है एंडोगेमी। इसके लिए हिंदी शब्द है अंतर्विवाह। एंडोगेमी अपने समान समूह में विवाह करने की प्रथा को कहा जाता है। आमतौर पर इसे एक सांस्कृतिक रिवाज के तौर पर अपनाते हैं। एंडोगेमी में भी कई प्रकार होते हैं, जैसे ट्राइबल एंडोगेमी। इसमें समान जनजाति समूह में विवाह किया जाता है। रिलीजियस अंतर्विवाह, धार्मिक अंतर्विवाह, इसमें समान धर्म में ही विवाह होता है, जैसे किसी सिख व्यक्ति द्वारा सिख धर्म के दूसरे व्यक्ति से विवाह। कास्ट एंडोगेमी यानी जाति अंतर्विवाह समान जाति में विवाह से संबंधित है। आइए देखते हैं आज का रैपिड न्यूज। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती दुनिया का पहला ऐसा शहर बनने जा रहा है जो पूरी तरह रिन्यूएबल एनर्जी से चलेगा। यह शहर सोलर, विंड और हाइड्रो पावर से 2700 मेगावाट ग्रीन एनर्जी पैदा करेगा। यह प्रोजेक्ट 217 वर्ग किलोमीटर में फैला है और इसकी लागत करीब 65,000 करोड़ रुपए आंकी गई है। अमरावती में सभी सरकारी इमारतों में रूफटॉप सोलर पैनल अनिवार्य होंगे। इसके अलावा शहर का सार्वजनिक परिवहन इलेक्ट्रिक बस और अमरावती मेट्रो पर बेस्ड होगा। पार्क, स्कूल और अस्पताल जैसे सार्वजनिक स्थानों पर भी सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं। अमरावती का लक्ष्य 2050 तक फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता खत्म करना है। चीन 24 अप्रैल यानी कल शाम को शेंझोउ 20 मिशन लॉन्च करने वाला है। इस मिशन में 3 अंतरिक्ष यात्रियों को चाइनीज स्पेस स्टेशन भेजा जाएगा। ये अंतरिक्ष यात्री स्पेस साइंस, एप्लीकेशन एक्सपेरिमेंट्स, स्पेस डेब्रिस प्रोटेक्शन डिवाइस और अन्य उपकरणों को चाइनीज स्पेस स्टेशन पर इंस्टॉल करेंगे। इसके अलावा अंतरिक्ष यात्रियों के साथ कुछ जीवों को भी भेजा जाएगा ताकि लाइफ साइंस से जुड़े प्रयोग किए जा सकें। यह मिशन चीन की स्पेस टेक्नोलॉजी और वैज्ञानिक शोध की दिशा में एक बड़ा कदम है। टेरी यानी द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने नैनो सल्फर विकसित किया है जो सरसों की पैदावार को 30 से 40% तक बढ़ा सकता है। यह एक नैनो फॉर्मुलेशन है जिसे पौधों पर स्प्रे के रूप में छिड़का जाता है। यह प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग बैक्टीरिया की मदद से पौधों को पोषक तत्व देता है। इससे उत्पादन 3.7 टन प्रति हेक्टेयर तक पहुंच सकता है और ऑयल कंटेंट 28 से 30% तक बढ़ता है। यह पारंपरिक सल्फर की आधी मात्रा में ही बेहतर असर दिखाता है, जिससे इनपुट कॉस्ट भी घटती है। इसके अलावा नैनो सल्फर 90 से 100% तक अवशोषित होता है, जबकि पारंपरिक रूपों में यह केवल 10 से 15% तक ही एब्जॉर्ब होता है। नैनो सल्फर मिट्टी में आसानी से बहता भी नहीं है, जिससे पोषक तत्वों की बर्बादी नहीं होती। यह ग्रीन फार्मिंग को बढ़ावा देता है और बिना किसी रेगुलेटरी अड़चन के जीएम यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल का विकल्प भी बन सकता है। सीजीएचएस यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम अब पूरी तरह डिजिटल होने जा रही है। इसके लिए 28 अप्रैल 2025 से नेक्स्ट जनरेशन हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी HMIS शुरू किया जाने वाला है। इसे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत लाया गया है और इसे सीडैक ने विकसित किया है। यह सिस्टम केंद्र सरकार के कर्मचारियों, पेंशनर्स और उनके परिवार के लिए सुविधाएं आसान बनाएगा। हर लाभार्थी को पैन नंबर से जोड़ा जाएगा ताकि डुप्लीकेट एंट्री ना हो। भारत कोष से जुड़कर रियल टाइम पेमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। भुगतान से पहले पात्रता की जांच भी की जाएगी, जिससे पारदर्शिता बढ़े। कार्ड ट्रांसफर, कैटेगरी अपडेट जैसे काम अब ऑनलाइन किए जा सकेंगे। हर स्टेप्स पर SMS और ईमेल अलर्ट मिलेगा ताकि फिजिकल फॉलोअप की जरूरत ना हो। यह बदलाव CGHS सेवा को तेज, पारदर्शी और डिजिटल रूप से अधिक सक्षम बनाएगा। इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर प्रोजेक्ट सिक्योर नामक एक पायलट परियोजना शुरू की गई है। इसका मकसद समुद्र से कार्बन डाइऑक्साइड निकालना है ताकि क्लाइमेट चेंज से निपटा जा सके। इस प्रोजेक्ट में सी वाटर को एक यूनिट में भेजा जाता है जहां उसे एसिडिफिकेशन प्रोसेस से गुजारा जाता है ताकि उसमें घुला कार्बन गैस में बदले और उसे कैप्चर किया जा सके।
ये कार्बन कोकोनट हस्क जैसे सस्टेनेबल मटेरियल से स्टोर किया जाता है। शोधकर्ताओं के मुताबिक अगर दुनिया भर का सिर्फ 1% समुद्री जल प्रोसेस किया जाए तो हर साल 14 बिलियन टन CO2 हटाया जा सकता है। हालांकि इसमें काफ़ी एनर्जी लगती है जो अगर रिन्यूएबल सोर्स से न मिले तो पर्यावरण को नुकसान भी हो सकता है। इस प्रोजेक्ट को समुद्र की एसिडिफिकेशन समस्या को भी समझने की दिशा में अहम कदम के रूप में देखा जा रहा है। आइए अब जल्दी से देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित सवाल। पहला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे 23 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत ने यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन को रेटिफाई किया है। 2025 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल के तौर पर रियो डी जेनेरियो का चुनाव किया गया है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन या फिर इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया प्रोजेक्ट सिक्योर संबंधित है सुरक्षित इंटरनेट कनेक्शन से, सुरक्षित मातृत्व से, समुद्र से कार्बन डाइऑक्साइड निकालने से या फिर नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन से। आइए देखते हैं पिछले बुलेटिन में मैंने कौन से सवाल किए थे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल, 22 अप्रैल, 24 अप्रैल या फिर 22 मई। सही जवाब है विकल्प बी यानी 22 अप्रैल। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत सऊदी अरब का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। सऊदी अरब भारत का 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भारत और सऊदी अरब के बीच रणनीतिक साझेदारी परिषद यानी SPC का गठन 2019 में किया गया था। सही कथन या कथनों को चुनना है। केवल एक, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन या फिर सभी तीनों। सही जवाब है सभी तीनों कथन सही हैं यानी विकल्प डी। तो आज इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल रात 9 बजे फिर से मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है जिस पर इसकी PDF रोजाना मिलती है। नमस्कार।